फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग जनसंख्या भूगोल को पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ते समय हम लोग जो मेड सिंपल बुक में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको भी साथ में कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो जनसंख्या से जुड़े हुए नवीनतम आंकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, आज की क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है जो कार्ल मार्क्स का जनसंख्या का सिद्धांत है, माल्थस का जो सिद्धांत है, इसके साथ ही जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है, इन सभी को समझना हमारा लक्ष्य है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होना चाहिए। जैसे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसकी क्या सीमाएं हैं, इसके साथ ही जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, ये चीजें बिकॉज जब आप ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये शब्द बार बार आएंगे। तो इनकी जो वैज्ञानिक परिभाषा है, जैसे जनसंख्या घनत्व की वैज्ञानिक परिभाषा, इसकी सीमाएं, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सभी चीजों को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए एक विधि आती है अपरिष्कृत जनसंख्या घनत्व, यानी क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको देखिए, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की औसत संख्या। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये एक पूरा क्षेत्र है जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल है 100 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, 200 लोग। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे होंगे, देखिए 200 पीपल रहते हैं और 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर 2 लोग आपको रहते हुए मिल जाएंगे, जो यहाँ का हो गया अपरिष्कृत जनसंख्या घनत्व, या इसे अशोधित जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन देखिए, इसकी कुछ सीमाएं हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन चीजों की गहराई से समझना, इन चीजों को आवश्यक होता है। सीमाएं क्या है, देखिए मान लीजिए आपसे मैं कहता हूं पूरे महाराष्ट्र का जनसंख्या घनत्व कितना है। उदाहरण के लिए समझ रहे हैं तो ऐसे ही अपने आप से आंकड़े बना लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि 6.7 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है ये आंकड़ा गलत है, लेकिन हम लोग इसे मान रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा 6.7 लोग रहते हैं हर स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन अब मैंने कहा महाराष्ट्र से हटके आप मुझे केवल बताइए कि मुंबई में जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो कितनी है। तो आप मुझे बताते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 18 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए, अगर आप पूरे महाराष्ट्र को देख रहे हैं, मान लीजिए आपने पूरे महाराष्ट्र का जो जनसंख्या घनत्व है उसे देखा, तो आपको लगेगा ठीक है एक स्क्वायर किलोमीटर में 6.7 लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डिटेल मिस हो गई कि बहुत सारे लोग एक छोटे से ही एरिया में रहते हैं, यानी कि एक छोटा सा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और बाकी का जो स्थान है वहां पर जनसंख्या घनत्व कम है। तो अब देखिए, अगर आपको ये नहीं पता चला तो इससे दिक्कत क्या हो रही है। अब देखिए, सबसे ज्यादा रोग कहाँ फैलेंगे, इसी छोटे से एरिया में। सबसे ज्यादा अपराध कहाँ दिखाई देंगे, इसी छोटे से एरिया में। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये यहाँ पर मिस हो जाती हैं अपरिष्कृत जनसंख्या घनत्व में। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, 100 लोग रहते हैं, एक स्थान ए है जहां पर 100 लोग रहते हैं और इस पूरे स्थान का क्षेत्रफल कितना है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दूसरा क्षेत्र बी है, जहां पर भी क्षेत्र बी में भी 100 लोग रहते हैं। इसे देश मान लीजिए, देश बी में 100 लोग रहते हैं और इस पूरे क्षेत्र बी का भी क्षेत्रफल कितना है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन दोनों में ए और बी में अंतर क्या है। जो क्षेत्र ए है या देश ए है, इसके पूरा का पूरा ये जो देश है मैदानी है, यानी हर जगह पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे कि 100 पीपल पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक पर्सन, एक व्यक्ति रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। अब अगर आप इसी गणितीय विधि से इसको कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर भी कर देंगे 100/100, यानी कि आप कहेंगे जो क्षेत्र बी है यहाँ पर भी जो जनसंख्या घनत्व है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर, एक पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन है क्या चक्कर कि यहाँ पर ये जो ऊपर का क्षेत्र है, यहाँ पर रहने के लायक जमीन नहीं है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, कुल मिलाकर यहाँ पर लोग नहीं रह सकते।
तो यहाँ पर जो बचा हुआ 50 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, केवल वहीं पर लोग निवास कर रहे हैं। तो अब वास्तविकता क्या हो गई, जो आपसे छुप रही थी आंकड़ों की वजह से, कि यहाँ पर 100 लोग रहते हैं केवल 50 स्क्वायर किलोमीटर में। दिख तो आपको रहा है 100 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल, लेकिन रहते हैं केवल 50 स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पर 2 लोग वास्तविकता में रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन जब आप गणितीय विधि से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है A स्थान पे, वही पॉपुलेशन डेंसिटी B स्थान पे, जबकि वास्तविकता क्या है, दुगने का अंतर है। यहाँ पर 1 व्यक्ति रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में और यहाँ पर 2 व्यक्ति रहते हैं। तो ये सीमा आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम केवल जनसंख्या घनत्व का मापन अपरिष्कृत जनसंख्या घनत्व विधि से करते हैं तो इसमें जो वास्तविकता है वो पूर्ण रूप से हमको दिखाई नहीं देती है। तो अगर क्वेश्चन आता है अपरिष्कृत जनसंख्या घनत्व के मापन में कौन कौन सी सीमाएं परिलक्षित होती हैं, कौन कौन सी त्रुटियां परिलक्षित होती हैं, तो अब आप आंसर विद एग्जांपल दे पाएंगे। तो अब किया क्या जाए, इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है। घनत्व की गणना सकल क्षेत्र के बजाय केवल निवास या कृषि वाले क्षेत्र के लिए की जा सकती है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, मान लीजिए आपके भारत में क्षेत्रफल तो बहुत है लेकिन अधिकतर जनसंख्या कहाँ रहती है, जहां पर कृषि प्रदेश है, जैसे कि गंगा नदी के मैदान, सिंधु नदी के मैदान, वहां पर मान लीजिए ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो अब आप क्या कहेंगे कि केवल उन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व देखिए जहां पर ज्यादातर जनसंख्या निवास करती है या जहां पर कृषि होती है, केवल कृषि वाले क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व देखिए तो आपके सामने सही तस्वीर आएगी। आप देखेंगे कि जो कृषि प्रदेश है वहां पर आपको आपके देश का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा दिखेगा, जबकि जो पर्वतीय प्रदेश है वहां पर जनसंख्या घनत्व कम दिखाई देगा। फायदा क्या होगा इसका आगे, अब आप नीतियां बना रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप प्रशासक हैं, तो आपको पता होगा कि जहां पर ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जब कोविड की समस्या आई है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। यहाँ पर मास्क का वितरण हो गया, दवाइयों का वितरण हो गया, अस्पतालों की व्यवस्था हो गई, सबसे ज्यादा चाहिए होगी। क्यों, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, यहाँ पर घनत्व कम है। तो अब आप बेटर प्लानिंग कर पाए क्योंकि आप जानते हैं कि आपके देश में कहाँ पर कितना जनसंख्या घनत्व है। इसी हिसाब से अन्य योजनाओं का भी जो वितरण है आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मान लीजिए जब कृषि क्षेत्र के आधार पे आप देखते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी केवल आप कृषि क्षेत्रों में ही देखते हैं जनसंख्या घनत्व को, तो इसे हम शारीरिक या पोषण घनत्व भी कहते हैं। तो इस तरह से आप अपने देश के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर कितना जनसंख्या घनत्व है इस आधार पे देख सकते हैं, कृषि क्षेत्रों में कितना जनसंख्या घनत्व है इस आधार पर देख सकते हैं। और सबका उद्देश्य क्या है, बेटर प्लानिंग करना। तो घनत्व को हम लोग समझ गए। अब बात आती है फर्टिलिटी यानी कि जन्म दर की। तो देखिए क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, जिसको हिंदी में फिर से वही कहेंगे अशोधित जन्म दर या अपरिष्कृत जन्म दर। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। देखिए ये जो परिभाषा है एज इट इज याद कर लीजिए और कल के लिए मत टालिएगा, अभी याद कर लीजिए क्योंकि ये सब पॉपुलेशन ज्योग्राफी की कोर है। तो देखिए इसको फॉर्मूले के रूप में समझिए तो आसानी से समझ जाएंगे। तो अशोधित जन्म दर क्या है, देखिए ऊपर क्या आएगा, वर्ष के दौरान जीवित जन्मे बच्चे। तो कई बार दुर्भाग्य से जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु जन्म लेने से पहले ही हो जाती है, माँ के गर्भ में हो जाती है। तो उन बच्चों को अगर हम हटा दें, इसके अलावा जो वर्ष के दौरान जीवित जन्मे बच्चे हैं, तो मान लीजिए एक वर्ष में किसी क्षेत्र में या किसी देश में किसी प्रदेश में 100 जीवित बच्चों ने जन्म लिया। अब इसके बाद वर्ष के मध्य क्षेत्र की जनसंख्या, अब देखिए ये चीज थोड़ी समझने की है। एक हो सकता है मान लीजिए साल शुरू होता है 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी को आप जनसंख्या देखें। एक हो सकता है 30 दिसंबर को आप जनसंख्या देखें। ये दोनों नहीं करना है। इन दोनों को छोड़ के वर्ष के मध्य भाग में, यानी जब साल का एकदम बीच का हिस्सा चल रहा था, उस समय देश की कितनी जनसंख्या थी उसको अपॉन में रखेंगे, बटे में रखेंगे। तो मान लीजिए उस समय देश की जनसंख्या 1000 थी और गुणे में कितना 1000। तो अब आपने क्या किया, ये डिवाइड कर दिया। तो इस समय आपको क्रूड बर्थ रेट कितना दिखेगा, देश का 100 दिखेगा। बस इस फॉर्मूले से आप जो अशोधित जन्म दर है या क्रूड बर्थ रेट है उसको निकाल सकते हैं। समस्या क्या आती है, एक तो ये जनसंख्या की आयु को कंसीडर नहीं करता है,
यानी किसी देश में किस आयु वर्ग के लोग कितने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा। 18 से 25 आयु वर्ग के लोगों के कितने बच्चे हो रहे हैं, 25 से 35 साल के बीच के जो लोग हैं उनके कितने बच्चे हो रहे हैं। और ये प्लानिंग में आपकी जरूरी है, बिकॉज उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको किस आयु वर्ग के लोगों को टारगेट करना है। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल समझिए, सरकार गूगल पर ऐड चलाना चाहती है जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से। अब मान लीजिए सरकार को अगर ये पता चले कि सबसे ज्यादा जो बच्चों को जन्म देने वाला आयु वर्ग है वो 18 से 25 साल का आयु वर्ग है, तो सरकार अपने एडवर्टाइज को किन लोगों को टारगेट करेगी, इसी आयु वर्ग के लोगों को टारगेट करेगी। लेकिन अगर सरकार को केवल इतना पता है कि हमारे देश की जन्म दर कितनी है, पर यह नहीं पता चल रहा है कि किस आयु वर्ग के लोग कितने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा किस आयु वर्ग को टारगेट करना है। हो सकता है 25 से 30 साल के आयु वर्ग को टारगेट करना हो सकता है 30 से 35 साल के आयु वर्ग को टारगेट करना हो। और जब आप सही आयु वर्ग को टारगेट नहीं कर पाएंगे तो आपके एडवर्टाइजमेंट का जो असर है वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरह से कई सारी समस्या आ जाती है। इसी तरह से लिंग संरचना क्या है, मान लीजिए दो देश है, एक ए दूसरा बी। एक देश ए में मान लीजिए 100 पुरुषों पे 80 महिलाएं हैं और दूसरे देश बी में 100 पुरुषों पे मान लीजिए 110 महिलाएं हैं। दोनों जगहों पर मान लीजिए हर साल, चलिए यहाँ पर भी मान लीजिए 20 बच्चे जीवित जन्म लेते हैं, यहाँ पर भी 20 बच्चे जीवित जन्म लेते हैं। तो ये तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दोनों की जनसंख्या बराबर है ए और बी की, तो आपको क्या दिखाई देगा कि दोनों की जो क्रूड बर्थ रेट है वो एक समान है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर 80 महिलाएं 20 बच्चों को हर साल जन्म दे रही हैं, जबकि यहाँ पर 110 महिलाएं 20 बच्चों को जन्म दे रही हैं। यानी कि यहाँ पर प्रति महिला ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रति महिला हो सकता है एक ही बच्चा जन्म ले रहा हो, जबकि यहाँ पर हो सकता है प्रति महिला 2 बच्चे जन्म ले रहे हो। तो ये फिर से एक चीज आ जाती है, अगर आप लिंग संरचना को, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप लिंग संरचना को ध्यान में नहीं रख सकते हैं, कितनी महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं, तो ऐसे में आपको ये नहीं पता चल पाता है कि प्रति महिला कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। और फिर से वही बात आती है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप सही नीतियां नहीं बना पाएंगे। जैसे कि एक महिला को कितने संसाधनों की अपने जीवन काल में आवश्यकता है, कितनी सुविधाओं की आवश्यकता है, इसका आप ठीक अनुमान नहीं लगा पाएंगे। देखिए स्टैटिक्स इसी के लिए होती है, सांख्यिकी इसी के लिए होती है कि 10 साल बाद हमारे देश को महिलाओं के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान हम अभी से लगा लें, अभी से प्लानिंग करके रख लें। इसी के लिए सांख्यिकी होती है। लेकिन सांख्यिकी कब काम करेगी, जब आंकड़े सही होंगे। जब आपके गणितीय आंकड़े ही गलत हो जाएंगे तो फिर आपको जो सही रिजल्ट है वो भी नहीं मिलेगा। फिर देखिए सामान्य प्रजनन दर एक अन्य तरीका है जो थोड़ा सा शोधित है, जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ज्यादा एडवांस है, जिसकी मदद से आप जो आयु वर्ग है उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। कैसे, जन्मों की कुल संख्या तो वैसे ही रहने दीजिए, जैसे जीवित बच्चे जो है 100 जन्म लिए तो वो वैसे ही रहेगा, गुणे में 1000 भी वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रजनन आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या कितनी है। मान लीजिए आपने माना कि हमारे देश में जो बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं हैं वो अधिकतर आयु वर्ग 15 से 45 के बीच में होती हैं, यानी 15 साल से 45 साल तक की एज की जो महिलाएं हैं वो बच्चों को जन्म दे रही हैं। तो केवल जब आप बर्थ रेट निकाल रहे हैं तो केवल आप उतनी ही महिलाओं को कंसीडर करेंगे, पूरे देश की सभी महिलाओं को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सी वृद्ध महिलाएं हैं, बहुत सी अभी बहुत युवा महिलाएं हैं। तो आपने केवल कितनी महिलाओं को कंसीडर किया, मान लीजिए ऐसी केवल 20 महिलाएं हैं, तो इन्हीं 20 महिलाओं को आपने अपनी गणना में कंसीडर किया, गणना को और ज्यादा सही बनाने के लिए। अब देखिए फर्टिलिटी लेवल को, यानी कि आपका जो जन्म दर है, आपकी जो प्रजनन क्षमता है, प्रजनन क्षमता ही कहना सही होगा, जो आपकी प्रजनन क्षमता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो एक तो धर्म हो गया। देखिए कुछ धर्मों में माना जाता है अधिक बच्चे होंगे तो ये अच्छा है, इसको भगवान से जोड़ा जाता है। दूसरे धर्म जो है थोड़े से कह लीजिए कि व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हैं कि आप कितने बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। इसी तरह से जब समाज में एजुकेशन बढ़ती है तो देखा जाता है कि जन्म दर कम होने लगती है। लोग बच्चों की एजुकेशन वगैरह के लिए पैसा ज्यादा जोड़ते हैं, बजाय इसके कि ज्यादा बच्चों को जन्म दें और उनको पढ़ा ना पाए। इसके साथ ही जब आपके देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी
तो आप देखेंगे कि लोग ज्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं, और जब मंदी होगी तो जाहिर सी बात है कम बच्चों को लोग जन्म देंगे। देखिए पॉलिटिक्स का भी फर्क पड़ता है। जैसे कि एक टाइम पे हिटलर था, तो हिटलर कहता था कि जो आर्य महिलाएं हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देना चाहिए, पुरस्कार देते थे। आज भी कई देश हैं जहां पर अब जनसंख्या बहुत कम हो गई है, तो वो अपने यहाँ की महिलाओं को पुरस्कार देते हैं बच्चों को जन्म देने के लिए। तो इस तरह से राजनीति का भी प्रभाव होता है। सोशल कस्टम, अब मान लीजिए कि कोई जनजातीय समुदाय है जहां पर यह माना जाता है कि जो भी गर्भ निरोध के उपाय हैं वो गलत है, तो ये एक सामाजिक एक रिवाज हो गया, और इसकी वजह से इस जनजातीय समुदाय में आपको क्या दिखेगा, ज्यादा जनसंख्या दिखाई देगी। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको एकदम रट के रखना है। एक ये जोसेफ डी कास्ट्रो की एक बुक है, द ज्योग्राफी ऑफ हंगर। देखिए जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं ये लिख के आइए कि द ज्योग्राफी ऑफ हंगर में जोसेफ डी कास्ट्रो बताते हैं कि जो डाइट और हेल्थ है लोगों की, वो भी प्रभावित करती है किसी देश की जन्म दर को या प्रजनन क्षमता को। देखिए अगर आपके देश में लोगों को पर्याप्त डाइट मिल रही है और उनकी हेल्थ अच्छी है तो क्या होगा, आपको लग रहा होगा जन्म ज्यादा होंगे, नहीं तो जन्म कम होंगे। क्यों जन्म कम होंगे? देखिए जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है क्योंकि डाइट अच्छी है, बच्चों की हेल्थ अच्छी है, तो उनको क्या लगता है कि बच्चे जो है जीवित रहेंगे, उनको ये डर नहीं है कि बच्चे मर जाएंगे। दूसरी तरफ एक देश है जहां पर डाइट अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो अब मान लीजिए 10 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 3 की तो मृत्यु ही हो गई। तो यहाँ पर एक डर रहेगा लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो हमारे जीवन काल में ही हमारे बच्चों की मृत्यु हो जाए, तो वो ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे। यहाँ पर अगर एक बच्चा है, वो जीवन प्रत्याशा है मालूम हुआ 89 या फिर 85, तो आमतौर पे ये देखा जाएगा कि ये बच्चा कम से कम 85 साल की आयु पूरी करेगा। तो यहाँ पर लोग एक बच्चे को जन्म देंगे, 2 बच्चे को जन्म देंगे, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाने की चिंता नहीं है। तो ये चीज देखी गई है, जहां पर डाइट एंड हेल्थ अच्छी होती है वहां पर लोग कम बच्चों को जन्म देते हैं। और इसके साथ ही पॉपुलेशन स्ट्रक्चर तो प्रभावित ही करेगा। जहां पर वृद्ध लोग ज्यादा हो गए हैं जैसे जापान में, वहां जाहिर सी बात है कम बच्चे जन्म लेंगे। जहां पर अभी इंडिया जैसा देश है जहां पर युवा जनसंख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे। मृत्यु दर क्या है? देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी या फिर शिशु मृत्यु दर, इसमें पहले हम लोग शिशु मृत्यु दर को समझेंगे, फिर अशोधित मृत्यु दर को समझेंगे। तो देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या बताता है। देखिए 1000 जीवित बच्चे हैं या कह लीजिए आपके देश में 1000 जीवित बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन इनमें से मान लीजिए 70 बच्चे ऐसे थे जो अपनी 1 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाए और इससे ही पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या कहलाएगी? इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर। ऐसे शिशु प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर ऐसे शिशु जो 1 वर्ष से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई। फिर अशोधित मृत्यु दर क्या है? देखिए अशोधित मृत्यु दर पूरी पॉपुलेशन को दिखाती है, कुल मृतकों की संख्या। यानी आपके देश में मान लीजिए 50 लोगों की मृत्यु हुई, तो कुल मृतकों की संख्या गुणे 1000 और बटे मध्य वर्ष का जनसंख्या अनुमान। फिर से वही कि शुरू का वर्ष नहीं, आखिरी का वर्ष नहीं, बल्कि वर्ष के मध्य में मान लीजिए 500 लोगों की जनसंख्या थी, तो अपॉन में वो, बस इसको जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? क्रूड मोर्टेलिटी रेट पता चल जाएगा। फिर देखिए कॉज ऑफ डेथ क्या होती है, तो 2 तरह की होती है बेसिकली, एक्सोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक पे आपका ज्यादा काबू नहीं है, एक्सोजेनेटिक पे काबू है। एक्सोजेनेटिक में क्या है? डायबिटीज हो गई, कोविड हो गया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो गई, एक्सीडेंट हो गए, न्यूक्लियर का कोई विस्फोट हो गया, ये सारी चीजें एक्सोजेनेटिक है जो बाहरी कारक है। एंडोजेनेटिक में क्या है? वृद्ध हो रहा है व्यक्ति धीरे धीरे, या फिर कोई अंदरूनी ही शरीर में कमजोरी है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो रही है, तो ये एंडोजेनेटिक हो गई। तो बेसिकली जिन देशों में एक्सोजेनेटिक जो फैक्टर है उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, वहां पर जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, वो कम हो जाती है। तो ये आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसको देखेंगे, फिर नव माल्थसवाद देखेंगे अगली क्लास में। उसके बाद हम लोग जो आपका कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है उसको देखेंगे, और उसके बाद जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत देखेंगे। और अगर इसके बाद की भी बात करूं तो इसके बाद हम लोग जो विश्व भर में अलग अलग देशों में, विकसित देशों में, विकासशील देशों में
और जिसको कहते हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज LDCs में जो जनसंख्या की स्थिति है, घनत्व की स्थिति है, जन्म दर की स्थिति है, मृत्यु दर की स्थिति है, इन सभी को देखेंगे और इसको भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि भारत में क्या स्थितियां हैं।